हमारे खेतों की मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं, चाहे नाइट्रोजन है, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, आयरन, जो कोई भी पोषक तत्व हैं, वो वास्तव में कहाँ से आते हैं, उनका सोर्स क्या है। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि मिट्टी में ये पोषक तत्व की उत्पत्ति कैसे होती है और कहीं मिट्टी में ये पोषक तत्व कहीं ज़्यादा होते हैं, कहीं ये कम होते हैं। ऐसा क्या कारण है कि अलग अलग क्षेत्रों की मिट्टी के पोषक तत्वों की मात्रा में भी अंतर होता है। इसी कारण से कोई मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, कोई बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती और कोई तो बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं होती। ऐसे क्या कारण है, इसकी चर्चा इस वीडियो में मैं करूंगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि ये समझ पाएं कि वास्तव में मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों का मुख्य स्रोत क्या है। देखिए, पहले हमें समझना पड़ेगा कि मिट्टी बनती कैसे है। जब हम ये समझ जाएंगे मिट्टी कैसे बनती है, तब हमें समझ में आने लगेगा कि इसमें पोषक तत्व कहाँ से आते हैं, जिसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। देखिए, कहीं भी किसी भी क्षेत्र की जो मिट्टी बनी है, वो वहाँ पहले बहुत पहले चट्टानें रहीं, उनकी वेदरिंग हुई, इरोजन हुआ, उसका डिपोजिशन हुआ, वहां से बनी। तो कोई भी चट्टान जब टूटती है, मान लीजिए बहुत बड़ी रॉक है जिसे हम चट्टान कह रहे हैं, इसमें 3 प्रोसेस होते हैं। उस कारण उसके बाद जो है मिट्टी बनती है। पहला क्या होगा, ये जो रॉक है, तो थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं, ये जो रॉक है, चट्टान है, ये इसमें क्या होगा, पहले अपक्षय होगा। अपक्षय मतलब कि इसमें पहले वेदरिंग का प्रोसेस होगा, जिसको अंग्रेजी में हम वेदरिंग कहते हैं। अब ये वेदरिंग कैसे हो सकती है, तो बहुत पहले बहुत बड़ी चट्टान रहेगी किसी क्षेत्र में, अब वो लावा से निकल सकती है, ज्वालामुखी से निकल सकती है, या जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी तब चट्टानें बनी थी। तो धीरे धीरे क्या होगा, उनकी वेदरिंग होगी। और ये वेदरिंग होने में 1 साल 2 साल 10 साल नहीं लगते, इसमें हजारों लाखों साल लगते हैं। बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, इसमें लाखों करोड़ों साल लगते हैं। तो ये 10 20 100 200 साल की बात नहीं है, ये लाखों करोड़ों साल पहले की बात है। तो आज की जो मिट्टी बनी है वो लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व बनी है, वो चट्टानों से बनी है। पहले उसमें वेदरिंग हुई, अपक्षय हुआ। एक फिजिकल वेदरिंग होती है जिसमें कि जो चट्टानें किससे टूटती हैं, हवा से टूट जाती हैं, जब बारिश की बूंदें होती हैं उससे टूटती हैं, इसको फिजिकल वेदरिंग कहते हैं। या आपस में गिर के टकरा के टूटती हैं, इसको फिजिकल वेदरिंग कहते हैं। उसके बाद जो ये चट्टानें होती हैं, जो छोटे टुकड़े होते हैं, आपस में इनमें रिएक्शन होते हैं, पानी से रिएक्शन होता है, वातावरण की जो गैसेज हैं, ऑक्सीजन, उससे रिएक्शन होता है, कोई अम्ल बन गया या कोई बेस बना, उससे उसका रिएक्शन होता है, तब ये टूटती हैं। इसको केमिकल वेदरिंग कहते हैं। इसके बाद इसके साथ साथ ही बायोलॉजिकल वेदरिंग भी होती है। बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या है, पौधों की जड़ें कोई चट्टान के अंदर क्रैक पड़ गया तो उसके अंदर चली जाएंगी, सूक्ष्म जीव होंगे वो उसके ऊपर अपना एक्शन करते हैं, थोड़े एसिड्स भी निकालते हैं, पौधों की जड़ें भी एसिड्स निकालती हैं जो उसके साथ रिएक्शन करती है। इसी तरह से सूक्ष्म जीव है वो उसके अंदर छेद करते हैं। तो ये टूटने का प्रोसेस होता है, वेदरिंग चट्टान का टूटने का प्रोसेस होता है। तो 3 तरह से हम मान सकते हैं टूटती है। फिजिकल वेदरिंग, हवा पानी से, केमिकल वेदरिंग रिएक्शन करने से, और बायोलॉजिकल वेदरिंग पौधों की जड़ों से, सूक्ष्म जीवों से, और जो मिट्टी में कीट रहते हैं उनसे। तो ये पहले होगी वेदरिंग, लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस है। इसके बाद क्या होगा, लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। इसके बाद इरोजन होता है। इरोजन मतलब अपर्दन है इसका। तो ये जो जहां चट्टान टूटी है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई है, ये चट्टानें टूटी, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई वेदरिंग से। इस तरह से समझ सकते हैं, एक बहुत बड़ी चट्टान थी, छोटी छोटी टूट गई। इसके बाद ये बहेगी, हवा के साथ बहेगी, पानी के साथ बहेगी। तो ये एक बड़े फैक्टर होते हैं। या ढाल है, वहां पे स्लोप है, तो पहाड़ पे कोई चट्टानें टूटेगी तो टूट करके नीचे आएगी। तो मेन जो क्या होता है, या तो हवा से बहेगी या छोटे कणों में हवा के साथ बहेंगे। इनको जब पानी बहुत तेज बहता है, पानी के साथ ये बहेंगे, अपक्षय होगा, इरोजन होगा, जिसको कहते हैं हम इरोजन अंग्रेजी में। और या ऐसा हो सकता है कि ढाल है तो ये स्लोप है, उस स्लोप से बहती हुई ये नीचे आएंगी। तो हम जैसे देख सकते हैं, जैसे नदियां ऊपर से आती है, अपने साथ चट्टानें और बालू लेकर के आती हैं, और पर्वतों से जो नदियां आकर के आ रही हैं और मैदानी क्षेत्रों में उस मिट्टी को बिछा देती हैं। तो वो जो चट्टानें टूट के कहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में मैदान में आ जाती हैं, जिसको हम जलोढ़ मैदान कहते हैं। गंगा यमुना का जो मैदान है वो ऐसे ही मिट्टी से आकर के बना है। तो ये अपर्दन होता है, ये भी बहुत टाइम लेता है, और हवा से, पानी से या स्लोप से होगा। खास तौर से नदियां इसमें अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं मिट्टी को बहा करके लाने में। इसके बाद क्या होता है, डिपोजिशन होगा। वो मतलब वहां जमा हो जाएगी। जमा होना मतलब डिपोजिशन होगा। जो ये छोटे छोटे कण हैं, हर बार क्या होते हैं, कण क्या होते हैं, छोटे होते जाते हैं, क्योंकि इसमें वेदरिंग लगातार चलती रहती है। तो वेदरिंग ऐसा नहीं है कि इरोजन हो रहा है तो वेदरिंग नहीं होगी, इरोजन और डिपोजिशन लगातार चलते रहते हैं। तो वेदरिंग से और ये छोटे छोटे कण होते
जाते हैं। तो हम ये देखते हैं किस तरह से एक बड़ी चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गई और जहां वास्तविक रूप में चट्टान थी अपनी जगह से हट करके इरोजन होकर के दूसरी जगह कहीं चले गई। पहाड़ पे जो चट्टानें थी टूट करके नीचे मैदानों में मिट्टी के रूप में आ गई, या कहीं ज्वालामुखी फटता है, बेसाल्ट बनता है, वहां से फिर जो है टूट करके चट्टानें टूट करके ये काली मिट्टी बना लेती हैं। इस तरह से आग्नेय चट्टानें होती है, आग्नेय चट्टानें लाल मिट्टी बना लेती हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है वेदरिंग का, इरोजन का, डिपोजिशन का, और ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है, लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। तो मिट्टी इस तरह से जब बनती है तब ये आकर के मिट्टी, जिसे हम सॉइल कहते हैं, ये मिट्टी बनती है। तो आप देखेंगे कि वेदरिंग प्रोसेस लगातार चलता रहता है, इरोजन चलता रहता है और डिपोजिशन होता रहता है। तो इसमें मुख्य काम क्या होता है, जो एक बड़ी चट्टान है छोटे 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 टुकड़ों में बटने लगती हैं। छोटे ही टुकड़ों को हम फिर उनके साइज के आधार पर ग्रेवल कह लेते हैं, स्टोन कह लेते हैं, उसके बाद उससे छोटा ग्रेवल कहलाता है, फिर उससे छोटा सैंड कहलाता है, उससे छोटा पार्टिकल सिल्ट कहलाता है, और उससे छोटा पार्टिकल क्ले कहलाता है। तो जनरली हमारी मिट्टी में हम तीन तरह के मान लेते हैं, सैंड है, सिल्ट है, क्ले है। तो सैंड बड़े पार्टिकल है, सिल्ट उससे छोटे पार्टिकल है, और जो क्ले है बहुत ही छोटा पार्टिकल है। तो ये मिट्टी में कितना इरोजन हुआ है, कितनी वेदरिंग हुई है, यही डिसाइड करेंगे कि वहां पे सैंड ज्यादा है या सिल्ट ज्यादा है और क्ले ज्यादा है। और अगर चट्टान मान लीजिए क्वार्ट्ज से बनी है तो वहाँ जो होगा, या फेल्सपार से बनी है तो वहाँ जो है सैंड ज्यादा रहेगा, सैंड की मात्रा ज्यादा होगी। अगर वो बेसाल्ट चट्टान से बनी है तो वहाँ क्ले ज्यादा होगा। तो ये सैंड और क्ले का अंतर आता है। नदियों के किनारे कौन सी रहेगी, सिल्ट वाली मिट्टी ज्यादा रहेगी। तो अब हमने देखा कि मिट्टी कैसे बन रही है, मिट्टी का प्रकार बदल रहा है कि चट्टान किस प्रकार की है। बेसाल्ट है तो क्ले ज्यादा होगा, क्वार्ट्ज है तो सैंड ज्यादा होगा। इसके साथ साथ क्या होते हैं, इसके अंदर मिनरल्स होते हैं। इन चट्टानों में मिनरल, बहुत सारे मिनरल्स बने होते हैं। एक्चुअली चट्टान जो बनी होती है सॉलिड होती है, और ये मिनरल्स जो है आपस में मिलकर के सॉलिड हो जाते हैं, ठोस रूप ले लेते हैं। जब ये चट्टानों की वेदरिंग होती है उसी समय ये सारे मिनरल्स भी रिलीज होते रहते हैं। तो मिनरल्स जो है ये निकलते रहते हैं। अब हर मिनरल के अंदर एक अलग अलग न्यूट्रिएंट होता है, तो मिनरल के कई नाम हम देते हैं उस न्यूट्रिएंट के हिसाब से। जैसे अगर हम फास्फोरस को देखें, जिसे हम पी कहते हैं, इसके लिए एपेटाइट मिनरल होता है फास्फोरस के लिए। अगर एपेटाइट ज्यादा है चट्टानों के अंदर तो उस जमीन के अंदर फास्फोरस ज्यादा हो जाएगा। पोटेशियम जो होता है वो सिल्वाइट अगर मिनरल है तो पोटेशियम और क्लोराइड दोनों होते हैं सिल्वाइट में, तो वहाँ पोटेशियम ज्यादा होगा। या क्वार्ट्ज ज्यादा है, फ्लसफार ज्यादा है, माइका ज्यादा है, तो पोटेशियम ज्यादा निकलेगा वहाँ की मिट्टी में। इसी तरह से अभी बताऊंगा नाइट्रोजन का मिनरल नहीं होता है, उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। फिर नाइट्रोजन कैसे आती है, नाइट्रोजन के मिनरल बहुत ही कम होते हैं मिट्टी के अंदर। यही कारण होता है कि जमीन के अंदर जो हमारी मिट्टी होता है नाइट्रोजन की कमी बनी रहती है और हमें बाहर से उसकी पूर्ति करनी होती है। तो नाइट्रोजन कैसे आती है उसको भी मैं लास्ट में बताऊंगा। तो पोटेशियम के लिए जैसे मैंने आपको बताया सिल्वाइट मिनरल है, या दूसरे मिनरल फेल्सपार है, माइका है, क्वार्ट्ज है। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम के लिए कैल्साइट होता है, डोलोमाइट होता है, और मैग्नीशियम के लिए डोलोमाइट है। और डोलोमाइट में दोनों होते हैं, कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है। कैल्साइट में कैल्शियम होता है, डोलोमाइट में कैल्शियम और सल्फर दोनों, सॉरी ये जिप्सम में कैल्शियम और सल्फर दोनों होता है। तो कैल्शियम के तो बहुत सारे हैं, लाइमस्टोन उससे भी कैल्शियम मिलेगा, कैल्साइट से भी कैल्शियम मिलेगा, जिप्सम से कैल्शियम और सल्फर दोनों मिलेगा। मैग्नीशियम के भी बहुत सारे होते हैं, जैसे बहुत कॉमन है डोलोमाइट, डोलोमाइट में कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों होता है। इसी तरह से सल्फर के देखें, स्फेलेराइट होता है, स्फेलेराइट में जिंक और सल्फर दोनों है, तो इसके स्फेलेराइट्स के साथ जिंक भी मिलेगा और सल्फर भी मिलेगा। इसी तरह से पाइराइट होता है, पाइराइट में सल्फर भी होता है और आयरन भी होता है। चैल्कोपाइराइट होता है, चैल्कोपाइराइट में सल्फर भी और कॉपर भी है। तो सल्फर वाले के साथ जो मिनरल्स हैं, जिंक है, आयरन है, कॉपर है, ये सारे मिनरल्स रहते हैं। इसी तरह से हम अगर दूसरे देखें, बोरोन का देखें, तो बोरोन का टूरमालिन एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, इसका मिनरल है। जिस जमीन के अंदर टूरमालिन ज्यादा होगा बोरोन की अधिकता होगी। इसी तरह से क्लोरीन का देखें तो क्लोरीन पोटेशियम वाले सेम होता है, सिल्वाइट होता है जिसमें पोटेशियम क्लोराइड दोनों होता है, हेलाइट होता है, हेलाइट में भी क्लोराइड होता है। इसी प्रकार से मोलिब्डेनम, हालांकि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनाइट एक मिनरल होता है, उसमें मोलिब्डेनम की अधिकता होती है। इस तरह से निकिल जो है ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट है, इसमें निकिल गैलेना, निकिल गैलेना जिस मिट्टी में ज्यादा होगा मिनरल वो वहां निकिल ज्यादा होगा। तो हम देख रहे हैं जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, तो वो अगर इनके जो मैंने नाम बताए तो मैंने एक एक दो दो आपको एग्जाम्पल बताया, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो जो मिनरल जिस न्यूट्रिएंट का ज्यादा होगा वही पोषक तत्व ज्यादा निकलेगा। अब कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अब कार्बन और ऑक्सीजन को तो CO2 के माध्यम से ले लेता है पौधा, और हाइड्रोजन के लिए जो है पानी से लेता है। तो ये मैंने एसेंशियल बताए
16 बता दिए हैं मैंने, ये 17 होते हैं एसेंशियल। इसके अलावा भी बहुत सारे निकलते हैं, सिलिकॉन निकलता है, कोबाल्ट निकलता है, सोडियम निकलता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं, वेनेडियम निकलता है। मतलब ये तो चट्टान है, चट्टान के अंदर तो बहुत मिनरल्स है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, उन मिनरल्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। जो मिनरल्स की वेदरिंग, एक्चुअली मिनरल्स की वेदरिंग होती है तभी वो पोषक तत्व निकलते हैं। तो इसका मतलब कि चट्टान के अंदर मिनरल्स हैं, वो मिनरल्स टूटेंगे, किस प्रोसेस से टूटेंगे? वेदरिंग से, इरोजन से, और डिपोजिशन होगा, तो वहां वो मिनरल ज्यादा होगा। तो अब आपको समझ में आई होगी कि जो हमारे खेत की मिट्टी बनी है वो वहां किस चट्टान से आई है, वो मिट्टी कहां से इरोड होके आई है, किस चट्टान की वेदरिंग हुई थी, उससे डिसाइड करेगा। मान लीजिए आपके खेत में क्वार्ट्स, उस चट्टान से बना जिसमें क्वार्ट्स ज्यादा था या माइका ज्यादा थी, तो पोटेशियम ज्यादा होगा। अगर वो स्फेलेराइट उसमें ज्यादा था तो इसका मतलब उस खेत में जिंक और सल्फर ज्यादा होगा। तो ये डिपेंड करता है कि वहां कौन सा मिनरल उस चट्टान में ज्यादा था। तो जैसे लाल मिट्टी होती है उसमें आयरन ज्यादा होता है, तो वहां क्योंकि उन मिनरल से बना है जिसमें आयरन था। तो ये तो मैंने एक एक दो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। अब बात करते हैं कि नाइट्रोजन फिर कहाँ से आती है मिट्टी के अंदर। देखिए, नाइट्रोजन का बहुत ही कम मिनरल्स हैं, बहुत ही लिमिटेड मिनरल्स हैं, और जबकि पौधों को नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो इसकी पूर्ति करने के लिए अलग तरह का सिस्टम है मिट्टी के अंदर। तो ये जो नाइट्रोजन होती है, तो जो लेग्यूम पौधे होते हैं, दलहनी पौधे होते हैं, वो अपनी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु होता है, उसके माध्यम से वातावरण के वायुमंडल को, वातावरण में जो नाइट्रोजन है उसको जमीन के अंदर ले आते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं, जैसे एजोटोबैक्टर है, एसिटोबैक्टर है, एजोस्पिरिलम है। ये बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को मिट्टी में लाते हैं। इसी तरह से ऑर्गेनिक मैटर जो बनता है, उसका जब डिकम्पोजिशन होता है, पौधों जब की लाइफ खत्म हो जाती है, पौधे की पत्तियां गिर जाती हैं, जड़ें हो जाती हैं, कोई जीव मर जाता है, उसकी बॉडी से सड़ के भी नाइट्रोजन जमीन के अंदर आती है। इसी प्रकार से जब बिजली चमकती है आकाश में, उस बिजली की जो लाइटनिंग होती है उसमें इतनी एनर्जी निकलती है कि वो नाइट्रेट के माध्यम से होते हुए जमीन के नीचे आती है। हालांकि ये मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन ये इसके प्राकृतिक सोर्स होते हैं जिससे नाइट्रोजन मिट्टी में आती है। तो इसका मतलब कि अगर आपके खेत में किसी पोषक तत्व प्राकृतिक रूप से कम या ज्यादा है, तो इसका मतलब वहां उस चट्टान में वो प्राकृतिक रूप से कम या ज्यादा रहा होगा। क्योंकि ये बैलेंस रूप में चाहिए होते हैं ये पोषक तत्व, इसलिए हमको जिस पोषक तत्व की कमी होती है उसी को डालना चाहिए। लेकिन अब क्या है, पोषक तत्वों की लगातार कमी आ रही है क्योंकि फसलें हम बहुत ज्यादा उगा रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये जो प्रोसेस बहुत स्लो प्रोसेस, लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। तो लाखों करोड़ वर्ष पूर्व जो पोषक तत्व मिट्टी के अंदर रिलीज हुए थे, वो सारे फसलों ने ले लिए हैं। तो अब फिर से आने में इनको लाखों करोड़ वर्ष लगेंगे, लेकिन हमें तो फसल हर साल उगानी है, कई फसलें लेनी है। इस कारण से हम अलग अलग माध्यम से, उर्वरकों के माध्यम से इन पोषक तत्वों को देते हैं। तो आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि कैसे अलग अलग मिट्टी में क्यों अलग अलग पोषक तत्व होते हैं। सारा काम उस चट्टान के अंदर विभिन्न प्रकार के मिनरल्स का है। हर चट्टान में अलग अलग तरह के बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। इन्हीं की वेदरिंग से और इरोजन से और डिपोजिशन होने से ये मिनरल्स रिलीज होते हैं, निकलते हैं मिट्टी के अंदर, टूट के निकलते हैं, लेकिन ये टूटने में बहुत टाइम लगता है। तो इसका मतलब कि यह है कि जो मिट्टी के अंदर पोषक तत्व हैं वो तो धीरे धीरे रिलीज हो रहे हैं, लेकिन हमारी फसल ज़्यादा तेजी से ले रही है। इस कारण से हमें उर्वरकों के माध्यम से उन पोषक तत्वों को देना पड़ता है। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि मिट्टी में वास्तविक रूप से ये पोषक तत्व कहाँ से आते हैं। तो ये हिंदी में लेक्चर देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और भी बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो दूसरी प्लेलिस्ट में हैं, जो एग्रीकल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड हैं, हम उनको भी देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।